दोस्तों, हम 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। अब 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आपको पता है कि ज्योमेट्री का क्या मतलब है। जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ये जो यूक्लिड्स थे, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हमें 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स दी। हम इन्हीं एक्सियम और 5 पोस्टुलेट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, उन टर्म्स को जाने बगैर जो है ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के करते हैं। एक होता है सेंटेंस, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है एक्सियम और एक होता है पोस्टुलेट, एक है थ्योरम। तो आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए, एक सेंटेंस होता है बोली हुई बात। हम हर टाइम बोलते रहते हैं, वो सेंटेंस है। अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, आपस में बात करते हैं, वो सब एक जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, उसको सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस बात हुई, ख़त्म हो गई। एक होता है स्टेटमेंट। अब देखिए, स्टेटमेंट जो है कि कोई भी बोली हुई बात सही है या गलत है, उसको जज करते हैं हम स्टेटमेंट्स। वी जज थ्रू दिस स्टेटमेंट। अभी भी अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप देखते होंगे कि मान लो कहीं पर किसी जगह आग लग गई। अब पुलिस जाती है वहाँ पर उस बात की कि सच है क्या, इसमें सच्चाई है जानने के लिए, जज करने के लिए कुछ जाती है। तो वो लोगों से पूछेगी आप कहाँ थे, आपने कब देखा, कैसे देखा, कै बजे आग लगी, उससे पहले क्या था। अलग अलग लोगों से उसको कहेंगे, इस सेंटेंस नहीं कहेंगे, उसे स्टेटमेंट कहेंगे। अलग अलग लोगों से स्टेटमेंट लेगी और इन स्टेटमेंट से वो जज करेंगे कि इस चीज़ की सच्चाई क्या है, ये जो है बात सच है या गलत है। तो किसी भी घटना की सच्चाई जानने के लिए, किसी भी सेंटेंस का जो बोली हुई बात है वो सच है या झूठ है, उसको जानने के लिए, जज करने के लिए स्टेटमेंट का सहारा लिया जाए। मतलब जज करने को के लिए स्टेटमेंट लिया जाता है। अब आई बात एक्सियम की। एक्सियम और पोस्टुलेट में कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट हैं ऑलवेज ट्रू हैं। स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है बट ऑलवेज ट्रू। नो नीड टू प्रूव। ये हमेशा सही है, सच है, उसको कहते हैं हम एक्सियम और पोस्टुलेट। अब बात आई कि भाई एक्सियम क्यों कह रहे हैं और पोस्टुलेट क्यों कह रहे हैं, एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया एक्सियम। पोस्टुलेट जो है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, रिलेटेड टू जियोमेट्री। और एक्सियम जो है वो होल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उसमें ज्योमेट्री भी आ गई और सारी चीज़ आ गई। लेकिन आज की डेट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप एक्सियम कहें पोस्टुलेट। लेकिन जब आप उसको जो है लिखेंगे, पोस्टुलेट जो है स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे थ्योरम क्या है, थ्योरम की क्या ज़रूरत हुई। थ्योरम जो है
ये जो इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता होगी, इसको हमें प्रूफ देना पड़ेगा, इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। जैसे एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा। अब मदद किसकी लेंगे? इसकी मदद लेंगे, एक्सियम पोस्टुलेट। बात क्लियर हो गई कि थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो हमें एक्सियम और पोस्टुलेट की हेल्प लेना पड़ेगी। इनकी बिना हेल्प के थ्योरम प्रूव नहीं होगी, समझ लें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस, स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम ये क्या है। सेंटेंस फिर से बता देता हूँ, सेंटेंस कोई भी बोली हुई बात। अगर किसी चीज़ की को जज करना हो कि वो सही है या गलत है, उसके लिए स्टेटमेंट लेना पड़ता है अगर जज करना हो। और एक्सियम और पोस्टुलेट जो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमेशा सही है, इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ना कोई जज करने की ज़रूरत। सेल्फ एविडेंट घटनाएं जो हैं, जो आँख से देखी हुई हैं, सब यानी पहचानी है, इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें एक्सियम और पोस्टुलेट कहते हैं। पोस्टुलेट जो है ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और एक्सियम जो है पूरे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, समझ लीजिए। और थ्योरम के लिए प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। जब आप थ्योरम जाएंगे ट्रायंगल और सर्किल में और बहुत सी चीज़ों में, तो उसमें इन एक्सियम्स की और पोस्टुलेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। एक आध चीज़ और है बीच बीच में आएगी, तो बता ही देता हूँ मैं। कुछ चीज़ें हैं कि साहब पॉइंट क्या होता है। एक चीज़ आएगी पॉइंट, लाइन आएगी, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे जगह जगह, जो है रे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोलिनियर, कहते नहीं पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, ये चीज़ें। तो इसमें जो यूक्लिड ने बताया कि पॉइंट जो है ए वेरी फाइन डॉट, ए वेरी, इसके बारे में बता रहा हूँ, ए वेरी फाइन डॉट, इसका मैग्नीट्यूड भी नल है, यानी नल मैग्नीट्यूड हो नहीं सकती है कि कोई भी चीज़ जिसका नल मैग्नीट्यूड हो, लेकिन हम मान लेते हैं। मैथमेटिक्स साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं कि तब नल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ये सब जानने के लिए हमने जो एज्यूम किया है वो नल मैग्नीट्यूड ही एज्यूम किया है, तो इसको मान लेते हैं। क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी भी चीज़ है, छोटी से भी छोटी चीज़ है, वो भी स्पेस घेरेगी, उसका भी मैग्नीट्यूड होगा जो चीज़ स्पेस घेर। लेकिन इसमें पॉइंट को डॉट, वेरी फाइन डॉट माना है, जिसका मैग्नीट्यूड नल है, ये समझ लीजिए। और इसके फर्दर पार्ट नहीं किए जा सकते। इतना छोटा पॉइंट है कि इसका आगे भी पार्ट नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट के बारे में बात हो गई। अब लाइन, लाइन जो है, ये जो अगर ये जो पॉइंट है, ये अगर हम इसको पॉइंट 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 बराबर 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 देखिए, बहुत सारे, बहुत अनगिनत इनफाइनाइट, तो ये जो हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर बिल्डिंग
ब्लॉक ऑफ लाइन। ये इतने करीब करीब कर दें तो ये लाइन ही बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। लाइन जो है हम पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि इसका अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट। ये लाइन को ऐसे तीर से लिखते हैं। देखिए आपकी बुक में भी दोनों तरफ ये लिखा होगा, ये डिनोट करता है कि ये लाइन इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइटली जा रही है। यहाँ भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड है और हम इसको सिर्फ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ड्रा नहीं कर सकते इसको पेपर पे। हम ड्रा लाइन को, हम इतनी बड़ी लाइन को हम पेपर पे ड्रा नहीं कर, एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमने रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका ये है कि हम दोनों तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं। ये शो करता है कि ये इनडेफिनिटली आगे जा रही है, इनडेफिनिटली आगे जा रही है दोनों साइड में। तो अगर कहीं अगर आप कोई कहें कि साहब कहीं लिखेंगे आप लाइन ए बी, ये ए है, ये ए बी से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आप ए बी को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ये ए बी, ये ताकि पता लग जाए ये लाइन है। अब अगर आप कोई ये, अब आई बात लाइन सेगमेंट की, तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसको मिला के अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये तो पेपर पर ड्रा हो जाएगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, सम मैग्नीट्यूड होगा। मान लो 5 सेंटीमीटर की है, 5 मीटर की है, कुछ भी है, इसका मैग्नीट्यूड होगा। और इसको हम ड्रा करते हैं ऐसे ए बी के ऊपर बाल लगा के, ये शो करता है ये लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गई होगी बात? मतलब ये डेफिनिट मैग्नीट्यूड होगा, ए और बी को मिला के सिर्फ एक और एक ही लाइन खींची जा सकती है, स्ट्रेट लाइन। घुमा के तो हम बहुत सी खींच सकते हैं, ऐसे 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 घूम के आ गई बहुत सी, लेकिन शॉर्टेस्ट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ए और बी को मिला के स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं उसे। और सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अभी इक्वलिट के पोस्टुलेट में भी क्लियर होगा। मैंने सोचा कि इन पॉइंटों को बता दूं, बच्चे ये गलती कर जाते हैं, लाइन को ना ऐसे ही बना देंगे कि साहब दो लाइनों को कोई लाइन काट रही है तो ऐसे बना देंगे और इनका नाम, जबकि ये लाइन ऐसे बनेगी। ये अब हुआ क्वेश्चन से, फिर बाद में कहते हैं एग्जाम में नंबर कट गया था, ये हुई लाइन। इसका मतलब ये इनफाइनाइटली आगे जा रही है दोनों साइड में, ये लाइन हुई। लाइन सेगमेंट अगर स्पेसिफिक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर हम कहते हैं कि साहब दो पैरेलल लाइन, तो ये इसको लाइन को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, जैसे एम एन, और ये कोई लाइन काट रही है तो ये एल, इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से का उपयोग करते हैं लाइन वो करने में। और लाइन सेगमेंट के लिए कैपिटल लेटर बना देते हैं। ये भी ध्यान रखिए आप, आपको बुक में मिलेगा ये ऐसा, ये जो है ऐसे बनेंगी ये लाइन, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ये, और बच्चे गलती कर देते हैं। अब एक रे है, देखिए मैंने बता दिया आपको, लाइन सेगमेंट है, अगर ये ए है, ये फिक्स पॉइंट है, इनके एंड फिक्स हैं, फिक्स एंड है, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स। ये अगर ए है, ये बी है और ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा, ये फिक्स है, इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। और ये ए बी ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे। अगर ए बी से होके ये कोई लाइन पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, ये ए है, ये बी है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट हुआ, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन। अब कोई रे है तो रे आपको पता है किसी सोर्स से ही निकलेगी,
मान लो यहाँ से निकली और स्ट्रेट ये रह गई, तो ये एक ही साइड में जाएगी। अगर हमें कहना है साहब एक ये रे ए, ये ए बी रे है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी और रे का ये लगाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे बी ए करके। इसका मतलब बी से निकली और ए की तरफ जा रही है, ये गलत है, समझ रहे हैं? इसको ए से किस तरफ जा रही है उस तरफ साइन लगाएंगे। जैसे लाइन दोनों तरफ जाती थी, ए बी अगर लाइन है तो उसमें दोनों तरफ लगाते हैं ऊपर, तो रे में एक ही तरफ लगाएंगे। और ये कहीं पे आता है, जैसे ये है एक लाइन है ए बी, ये बहुत आगे तक जा रही है, इस सेगमेंट का ये मिडिल पॉइंट है मान लो ओ। तो अगर हाफ लाइन कहें तो ये पॉइंट हट जाए, अगर जितनी जगह ये ले रहा है, जबकि यह जगह नहीं लेता, इसकी जगह हम गोला बना देते हैं और ऐसे लिख देंगे यहाँ ए बी। तो ये जो है ओ ए, ये ओ से ए की तरफ, ये हाफ लाइन कहलाएगी, ये हाफ लाइन हो गई यहाँ से, ये हाफ लाइन ऐसे डिनोट करते हैं। अगर कहते हैं नहीं कि साहब तीन पॉइंट, 2 पॉइंट तो कोलिनियर होते ही हैं, 2 पॉइंट से होकर तो एक लाइन खिंचती है, तो यह 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर हैं, जैसे ए बी सी एक ही लाइन में हैं, कोलिनियर हैं, तो इनसे होके सीधी एक ही लाइन खींचेगी कोलिनियर पॉइंट से। या ये कह सकते हैं ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन, इसी लाइन पे लाई करते हैं। अगर ये इसी लाइन पे लाई नहीं करते सेम लाइन पे, तो ये कोलिनियर नहीं है। अगर कोई पॉइंट है, एक ए है एक बी है और सी कहीं बाहर है, ये पॉइंट, तो इससे होके देखो 3 लाइन कैन बी ड्रॉन, 1 2 3, और कोलिनियर पॉइंट से होती हुई सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही लाइन ड्रा की जा सकती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थीं। तो अब मैंने आपको ये बताना अच्छा समझा कि कम से कम ये गलती आप ना करेंगे, ये ज्योमेट्री में जब बनाएंगे, हल करेंगे, पॉस्टुलेट करेंगे, तो ये पॉइंटों को आपको आना चाहिए। अब मैं आपको यूक्लिड के 7 एक्सियम बताऊंगा। पहले 7 एक्सियम उन्होंने बताए, 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट। इसके बारे में बताया। तो 7 एक्सियम है। देखो, अगर आप इनको जब तक ध्यान से नहीं समझोगे तो कहोगे यार क्या बात कर रहे हैं ये तो ऐसा होता ही है। देखो, पहला एक्सियम है, बड़े आराम से समझ लो। अभी तक की जो है मैंने बताई, मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गई होगी। सेंटेंस बताया था मैंने, स्टेटमेंट बताया था, एक्सियम पोस्टुलेट बताए थे, थ्योरम बताए थे। थ्योरम के लिए एक्सियम और पोस्टुलेट का सहारा लेना पड़ता है थ्योरम प्रूव करने को। इनके प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में कोई भी बट नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो वो निकलता ही है, इसके बारे में कोई बट नहीं करता। ऐसी एक्सियम्स की बात है। तो इसमें पहला है एक्सियम थिंग्स। देखिए, थिंग्स ऐसा लगाया मैंने, इसका मतलब दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स बहुत मज़े से पढ़िए, विच आर, बिल्कुल समझाऊंगा, विच आर इक्वल टू सेम थिंग।
आर इक्वल टू वन अनदर। बच्चों को याद भी करने में परेशानी होती है। मैं इतने मज़े से बताऊंगा आपको कि आप याद ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो दिखा है थिंग्स, इसका मतलब है अलग अलग थिंग है, अलग अलग लिख देते हैं थिंग। मान लो एक थिंग लिख दी हमने ए, एक लिख दी थी सी, देखो अलग अलग है, ए अलग है सी अलग है। थिंग्स, लेकिन थिंग्स कैसी, एक ही मैग्नीट्यूड की होना चाहिए चीज़ है, ये भी ध्यान रखिए आप। मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं? अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो ग्राम में ही बात करेंगे, केजी की बात कर रहे हैं केजी की बात करेंगे, अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर की ही बात करेंगे। तो ये कहलाता है सेम मैग्नीट्यूड की होना चाहिए। थिंग्स यानी अलग अलग थिंग्स, ये अलग है और सी अलग है। विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये एक ही चीज है। विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यहां भी बी यहां भी बी करो। अब ये देखिए, ये तो हो गया थिंग्स, बता रहा हूं बार बार, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, आर इक्वल टू वन अनदर, ये आपस में भी बराबर होंगी। ए इज इक्वल टू सी, आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये अगर बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर होंगी। ये पहला एक्सियम है। अब आपको अगर 7 लिखेंगे तो थिंग्स से समझ जाएंगे ये अलग अलग है। विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये सेम थिंग है। आर इक्वल टू वन अनदर, ये जो जो कौन वन अनदर, ये थिंग्स जो हैं आपस में बराबर होंगी। मैं समझता हूं अब आपको इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये अभी याद हो गया होगा मेरा वीडियो देख के। अब याद नहीं हो करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें ऐसा भी कह देते हैं, एक कोई लाइन है उसके कंटेक्स्ट में लिख दो। देखिए, कोई ए बी बराबर एल एम, ये भी कोई है पॉइंट से कोई है, और सी डी बराबर एल एम, तो ये थिंग्स हो गई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और आर इक्वल टू सेम थिंग, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी ए बी बराबर सी डी। समझ में आई आपके? ये सब थ्योरम में को प्रूव करने में लगेंगी कि अगर एंगल ए, आप यूं कर लीजिए, एंगल ए बराबर एंगल बी के, एंगल सी बराबर एंगल बी के, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ये लिखोगे कैसे कर दिया आपने ये इसके बराबर, तो आप लिख देना ब्रैकेट में आगे के फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 1 फर्स्ट से। टीचर भी खुश हो जाएगा कि इसे ये तो पता ही है और एग्जाम भी पता है। समझ रहे? तो ये देखिए यहीं यूज हो गया। अगर कोई एंगल ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा, ये आ गया है। समझ में आ गई? ये ऐसी बात नहीं कही जा रही है कि ये इसके बराबर ये भी इसके बराबर। आप सोचो खेल हो रहा है यार, ये तो होता ही है, इसको क्या याद करना। ये प्रूफ करने में ये दिखाना पड़ेगा। अब दूसरा, एक्सियम नंबर 2, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। जैसे अभी हमने कहा, जैसे पहले ये समझ लीजिए कि एक ए है, ए बराबर बी के। अब मैं ये भी लिख देता हूँ, आपको याद हो जाए। इफ इक्वल आर, इक्वल्स नहीं है, इक्वल आर एडेड टू इक्वल,
द होल आर इक्वल, द होल्स आर इक्वल। आप कहोगे यार ये क्या बात है, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल, ए बराबर बी के है। अब इसमें अगर हम मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। अगर हम इसमें इक्वली दोनों तरफ जोड़ दें, जैसे हम कह दें सी यहाँ भी जोड़ दें और सी यहाँ भी जोड़ दें, तो ये होल भी, दोनों होल पूरा भी एक दूसरे के बराबर होगा। ये है कहने का मतलब। अगर हम नंबर की बात करते हैं, हम कहें साहब 2 बराबर 2 के, ये हो गए इक्वल, आर एडेड टू इक्वल, ये इक्वल है, इसमें हमने इक्वल इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया, तो 2 बराबर 2 तो पहले था ही, अब 3 बराबर भी 3 के होगा। ये है, ये सब चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब जगह यूज़ होती हैं कि साहब 1 + 2 को और 2 + 1 ये बराबर कैसे होगा, ये 3 बराबर 3 कैसे हो गया। इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं होगा। कोई कहे साहब प्रूफ करो पहले, तो थ्योरम में ये काम आएंगे प्रूफ करने को, और इसका सहारा लिया जाएगा। यूक्लिड ने बताया था। अब आप कहोगे साहब जोड़ तो दिया, अगर घटा देते, जैसे 2 बराबर 2 था और इसमें से भी एक घटा देते, इसमें से भी एक घटा देते, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 1, 1 बराबर 1 के होगा, उनका होगा। ये थर्ड एक्सियम है। थर्ड एक्सियम यही है। पहला था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरा था इक्वल आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड, एडेड का तो हो गया, इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, वही चीज़ है। एडेड की जगह सब्सट्रैक्टेड लिख दो, फ्रॉम इक्वल। अब रिमाइंडर बचेगा, वहाँ था होल आर इक्वल, यहाँ था द रिमाइंडर आर आर इक्वल। समझ गए बात, ये भी ठीक है। अब देखिए थिंग्स, ये बड़े मजे का है, बहुत मजे का। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. अब देखिए, मान लिया आपने एक सर्किल लिया, 2 सेंटीमीटर की रेडियस, दूसरा भी सर्किल है 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे, नहीं कंसाइड हो जाएंगे। ये कह रहे हैं ये अलग अलग है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर, अगर इसको इसके ऊपर बिठा दिया जाए, सुपर इम्पोज कर दिया जाए, तो ये कह रहे हैं ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। अगर ये सही से सुपर इम्पोज हो गए तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। यानी इसका मतलब यह है कि स्वयं जो है स्वयं के बराबर है। अगर स्वयं के बराबर होता है, हर चीज़ अपने आप में बराबर होती है। अब आपके दिमाग में आएगा यार क्या बात कर रहे हैं ये। अब मैं तो आपको इसका उपयोग बताता हूँ। देखो,
जैसे मान लो ये सर्किल है, ये सर्किल में कोई भी आप, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, आप ये करेंगे ये भी उतनी रेडियस है और ये भी उतनी रेडियस है, और ये इसके आपको मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे इसके, तो ये 90 का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा और यहाँ भी 90 का ही सेम होंगे। तो अगर आप इसका नाम ओ रखते हैं, ये ए रखते हैं, ये ए बी लाइन है और ये सी है, तो देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन गए नहीं, एक ट्रायंगल ओ ए सी, और ये मैं इससे अलग हट के समझा रहा हूँ आपको। ये तो बात हो गई थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक कोई चीज़ दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए और बराबर है, तो वो एक दूसरे के बराबर होगी। तो अब आप ये देखें, अगर हम इसको हटा, ये कोई आप प्रूव करोगे जब ये कि साहब ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट इसी को कहते हैं जो कंसाइड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड हो जाए। तो आप देखो ये लाइन जितनी है ये रेडियस है, ये भी वही है, ये लाइन इसके बराबर है, और ये लाइन दोनों में क्या है, कंसाइड हो गई, यानी ये लाइन अपने आप के बराबर है। या ये कह दो कि ओ सी जो है कॉमन इन बोथ, कॉन्साइड। तो ये सहारा लिया गया नहीं, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन। आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में प्रूव करोगे साहब ये कैसे हैं, आप कहोगे साहब ये 90 का एंगल है, ये रेडियस है दोनों की इक्वल होगी, हैं अभी पॉस्टुलेट में बताएंगे, अभी आगे चल के जो पॉस्टुलेट है उसमें बताया जाएगा। और ये 90 का, ये 90 का, ये भी पॉस्टुलेट में बताया गया है कि जो है 90 के एंगल कहीं पर भी हों बराबर होंगे, अभी आ जाएगा आपकी समझ में। तो ये इनका सहारा लेके ही तो प्रूव हुआ साहब ये ट्रायंगल जो ये है वही ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी के ये यही चीज़ ये है, इधर उल्टी करके रख दी, जो चीज़ ये है ये मैंने ब्लैक कर दिया, वही चीज़ ये है, यानी ये अपने आप में स्वयं ही है, उधर को पलट के चला गया है। तो इसमें इसका सहारा लिया गया है ना, इसको प्रूव करने के लिए आप ले सकते हैं सहारा। तो थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, आपकी समझ में आ गया हो। अब ये आपके पास मान लो एक थैला है, इसमें कुछ सिक्के रखे हैं, बस कितने ही हैं, इसको क्या कहेंगे, ये 10-10 के सिक्के रखे हैं इसमें मान लो, इसको कहेंगे होल, पूरा है ये आपका थैला। अब इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, इसमें से आपने ये पार्ट निकाल लिया, अलग कर लिया, तो ये जितने भी थे ये सिक्के 1 2 3 4 5 6 7 निकाल लिए सिक्के। तो ये 7 जो निकाले ये इसका पार्ट होगा। इनका कहने का मतलब ये पूरा तो होल था, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, बहुत सिंपल सी चीज़ है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये 5th एक्सियम है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये कहना है। अगर ये आपकी लाइन है, ये पूरी में से इतनी अलग कर लो, तो ये जो पूरी है होल, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब देखिए फिर 6 चीज़ आ गई, आप कहोगे ये तो बता ही चुके हैं, ये क्यों बार बार बता रहे हैं। ये कह रहे हैं थिंग्स, मान लो फिर ले लो तुम, अब यहाँ मान लो YZ ले लेते हैं, ये क्या हो गई, दो अलग अलग थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग,
डबल कर दो सेम थिंग का, ये भी 2x कर दो, ये भी 2x कर दो। थिंग्स अलग अलग चीज़ें हैं, ये थिंग्स हो गई, ये क्या हो गई? थिंग। विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये सेम थिंग हो गई। आर इक्वल टू वन अनदर, यानी y इज इक्वल टू z। थिंग्स, फिर समझिए, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, आर इक्वल टू वन अनदर। फिर से समझिए, थिंग्स ये बना दिया थिंग, कोई भी नाम रख दी जाए, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, आर इक्वल टू वन अनदर, ये इसके बराबर होगा। अब आप कहोगे कि यार क्या बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप आगे जाएंगे इसी मैथ में तो एक थ्योरम है, आपको बता देता, ये सेंटर है। अब ये कोई भी आपने वो ले ली, अगर किसी भी इसका सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट मिला लिया तो ये एंगल बनेगा एक। मान लो इसका नाम रख दिया आपने 2 थीटा, या ये कुछ भी रख दिया। अब इससे जो कोई भी एंगल बनाओगे, इन दो पॉइंट होते हैं यहाँ सरकमफ्रेंस में, तो ये दुगना होगा तो ये आधा होगा थीटा, ये भी इसका थीटा आधा होगा। तो अगर कोई पूछे साहब ये एंगल कितना है, ये वाला और ये वाले एंगल कितना होंगे, तो ये आ गए थिंग्स, ये बी, ए बी ये हो गया थिंग्स, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये ए भी 2 थीटा के बराबर है और बी भी 2 थीटा के बराबर है, तो ए बराबर बी के होगा। ये आगे हम थ्योरम प्रूव करके बताएंगे आपको कैसे होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे पर बने हुए एंगल का दुगना होता है। इसी को अगर हम फैला दें, इसी लाइनों को, देखो इसको यूं कर दें तो सेमी सर्किल हो जाएगा ये। तो ये जितना एंगल होगा, यहाँ जितना भी बनाओगे आप, ये बनाओगे, ये 90 डिग्री का होगा, ये 180 का। इन्हीं लाइनों को सीधा कर दिया मैंने, इनकी दोनों टांगों को सीधा कर दूंगा तो ये सेमी सर्किल आ जाएगा ये। यानी कहते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। चाहे आप यहाँ बनाओ ये एंगल, ये भी 90 होगा, चाहे आप ऐसे बना लो इन दोनों पॉइंटों से एंगल, तो ये भी 90 होगा। तो ये काम आई नहीं यूक्लिड की। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी कह सकते हैं कि साहब ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ ही तो है, तो उन्होंने 7 भी कह दी बात। थिंग्स, फिर देख लीजिए, थिंग्स विच आर half of the same thing are equal to one another। अब फिर वही बना लिए थिंग्स, मान लो ए बी बना लिया हमने, यहाँ सी कर दिया 1/2 सी, यहाँ भी 1/2 सी। मैम थिंग्स ये अलग अलग थिंग हो गई, विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ये सेम थिंग के हाफ हो गई।
ऑफ द आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये इसकी हाफ है, ये इसकी हाफ है, ए बराबर होगा बी, ए बी के भी बराबर होगा। तो मैंने 7 एक्सियम आपको डिटेल में बता दिए और ये याद भी हो गए होंगे। फिर से मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल ऐड कर दो तो पूरा होल आर इक्वल, इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमाइंडर आर इक्वल। थिंग्स विच कंसाइड with one another are equal to one another. Whole is greater than the part. फिर things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are half of the same thing are equal to one another. ये सब 7th हो गए। तो अब आई पोस्टुलेट की बारी। इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट्स इन्होंने क्या कहा, देखिए, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट, देखो पॉइंट बता चुका मैं, अब आप पॉइंट के बारे में मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था कि ये यूज होगा। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन सब आएगा। ए स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर। ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any अदर पॉइंट। अब आप ये गलती मत करना कि ये ऐसी छोड़ दो। ये पॉइंट अगर एक कोई भी ए लिया है, ये बी लिया है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये इसमें तीर लगाओगे, ये बता दिया। ये था, और बिल्कुल सही बात है, 2 पॉइंटों से होके सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है, यही बात इन्होंने बताई है। एक पॉइंट से होके, सिंगल पॉइंट से तो बहुत सी लाइनें जा सकती हैं। ये इस पॉइंट से होके मिलियंस लाइन जा सकती हैं एक पॉइंट से होके, लेकिन 2 पॉइंट से होके एक और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। इसीलिए इन्होंने कहा है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर। सीधी सी बात है ये, यानी एक यूनिक ही लाइन होगी वो जो पास हो सकती है। दूसरा बहुत सिंपल पोस्टुलेट 1 था ये। अब पोस्टुलेट 2 है। अब ये लाइन कैसी है, 2 पॉइंट, ये ए बी है, मान ये फिक्स लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन है। इसको हमने नाप लिया है, इसको कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन। इसका फिक्स मैग्नीट्यूड है। ये कह रहे हैं अगर फिक्स मैग्नीट्यूड की जो लाइन है, इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे इनडेफिनिटली, अनंत तक। इनडेफिनिट, इसको सीधा अनंत तक बढ़ा सकते हैं आगे, स्ट्रेट। जैसे ये लाइन है तो इसको सीधा अनंत तक, ये अनंत तक, ये इस पॉइंट तो अनंत तक। अब ये जब आप यहाँ रुक जाओगे तो तीर बना देना, ये गलती मत करना। ये ए पॉइंट है,
ये बी है, समझ लें। तो यही कहा ए टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely। ये हो गया सेकंड पॉस्टुलेट, और क्लियर हो गया होगा, मैंने समझा दिया आपको बड़े ढंग से। तीसरा है, तीसरी बात इन्होंने कही है कि कहीं से कोई भी सेंटर से किसी भी रेडियस का सर्किल खींचा जा सकता है। बस इतनी बात कही। ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कोई भी सेंटर मान लो, विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी रेडियस का कहीं पे भी सेंटर मान लो। और मैंने आपको एक ये फिर में करके, ये मान लो ये रेडियस लिया आपने, ए भी है, कोई लाइन है, ये सेंटर मान के आपने एक रेडियस ये बना दिया। अब यहाँ सेंटर मान लिया, इतनी रेडियस का बना दिया। तो ये जहाँ इन्होंने काटा, तो ये लाइन और ये एक ही रेडियस है ना, ये इसकी रेडियस इस वाले की, और इस वाले की भी ये है, हर जगह यही है, तो ये बराबर होंगी। तो ये कैसा हुआ, जो रेडियस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड बराबर होंगे। फिर से आप आराम से देखो, ये है, ये सेंटर लिया, ये रेडियस का, ये मैंने गलत बना दिया, ज़रा सा अच्छा सा नहीं बना। ये रेडियस है, ये सर्किल बन गया, ये सेंटर। अब ये सेंटर लिया, अब फिर सर्किल बना दिया। तो ये जो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये भी सर्किल की रेडियस, ये भी सर्किल की रेडियस, और ये भी सर्किल की रेडियस। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रूफ करने में, कहते नहीं है कि एक ही रेडियस, एक ही सर्किल की रेडियस बराबर है, लिखना पड़ेगा। तीसरी बात जो है पॉस्टुलेट 4 है, 4 पॉस्टुलेट, all right angles are equal to one another। ये कह रहे हैं सारे राइट एंगल ट्रायंगल, ये कहते हैं नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। ये कह रहे हैं सभी राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात। चाहे आप ट्रायंगल में ले, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी 90, आप स्क्वायर में ले लो, ये 90, ये 90, ये 90, ये सब आपस में बराबर। चाहे रेक्टेंगल में ले, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यही कहने का मकसद, और कुछ भी नहीं। अब फिफ्थ पॉस्टुलेट है, और बड़ा मज़ेदार, सबसे मज़ेदार। ये तो हैं, आपने बहुत कुछ नहीं था, उन्होंने यही कहा कि किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। दूसरा ये कहा कि टर्मिनेटेड कोई भी लाइन है, इसको इंडेफिनिटली आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि सर्किल से किसी भी सेंटर मान के कितनी भी रेडियस का सर्किल खींचा जा सकता है। चौथा ये बताया कि सभी ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू, आपस में सब बराबर होते हैं। पांचवी चीज़ बड़ी मज़ेदार बताई, जिससे कई चीज़ों का उदय हुआ है। देखो, पहले तो मैं पॉस्टुलेट लिखूंगा नहीं, पहले तो उसका मतलब समझ लो।
कि है क्या, कहने का मकसद सीधी देशी भाषा में बगैर उलझट्टे के ये है कि इन्होंने कहा है कि दो लाइनें हैं, चाहे ऐसी हों या ऐसी हों या ऐसी हों, कैसी भी दो लाइन है, तो बताया टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस। कैसी लाइन है? टू स्ट्रेट। अगर लाइन है तो भैया ये बनाना पड़ेगा, देख लो, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा जब लाइन की बात आएगी। कोई फिक्स लाइन तो है नहीं, ये मत भूलना, ये करना। ये मैंने अब तक ये चैप्टर ख़त्म भी कर दिया होता अगर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताता आपको। तो ये लाइन जब आ जाए तो ये समझ लेना भैया तीर लगाना है दोनों तरफ। अगर मैंने भी इसमें कहीं आगे लगाना मैं भूल गया हूँ, कहीं भी लाइन बनाई हो तो वो उसमें लगा लेना। नहीं भूला तो नहीं हूँ, हाँ ये तो इसको इधर बता ही दिया मैंने। हाँ नहीं, अगर वो समझ लेना ये लाइन जो है जब आप ये कर रहे हैं तो ये इन्होंने कहा कि दो लाइनें हैं स्ट्रेट लाइन, अगर इनके ऊपर कोई लाइन गिर पड़े, ऐसे गिरे, ऐसे ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, तो क्या होगा? ये फिर मैं कह रहा हूँ लाइन बना लेना, ये लाइन गिरी है, एग्जाम में मत छोड़ के आना ऐसे बगैर की लाइन बगैर। तो इसमें कुछ इंटीरियर एंगल बने। इंटीरियर क्या? एक ये अंदर का ये एक बना, एक ये बना, मान लो इसका नाम ले दें एक, इसको ले लें दो, ये भी इंटीरियर एंगल बना और ये भी बना। यहाँ बना एक इंटीरियर एंगल ये, एक इंटीरियर एंगल ये, एक ये और एक ये। यहाँ भी बना एक इंटीरियर एंगल ये, एक ये और एक ये, एक ये। अब एक आप ये देखिए कि इंटीरियर एंगल दो साइड में है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट हुआ और ये राइट साइड में। अब एक और देखिए, अगर लाइन ऐसे गिरती है तो ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी और ये भी। इन्होंने ये कहा है कि अगर दो लाइनें हैं, अब लाइनों को मैंने आपसे कहा है कि स्मॉल से लिख सकते हो, एल एम, और ये एन फाल हुई, लाइनों को स्मॉल लेटर से लिख सकते, या आप जैसे भी करें लिखें, ये आपने लगा ही दिया है। तो जो इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 से 180 होगा या इससे कम होगा या ज़्यादा होगा। 180 से कम होगा या ज़्यादा होगा या 180 हो। तो ये इनका मतलब ये है कि जिधर 180 से इनका जोड़, यानी एक ही साइड के इंटीरियर का जोड़ 180 से कम होगा जिस साइड में, उधर अगर लाइनों को बढ़ाया जाए तो ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, यही कहने का मतलब। अगर ये इस तरफ को मिल रही हैं, जैसे ये दिस 1 and 2 ये लेस देन 180 है, नाप के देख लेना। जब इन लाइन को आप आगे प्रोड्यूस करोगे कहीं पे भी तो जो ये आपस में मिल जाएंगे, इधर नहीं मिलेंगी बढ़ाने पे, क्योंकि यहाँ 180 से दोनों का जोड़ ज़्यादा। ये तो अब समझ लीजिए, आप समझ गए कि अगर दो लाइनों पे कोई थर्ड लाइन आ रही है तो जिस साइड पे इंटीरियर एंगल का सम जो है टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, टू राइट एंगल से कम है, तो अगर उस तरफ इंडेफिनिटली बढ़ाया जाए, ये हो सकता है अनंत में जाके मिले, मगर मिल जाएंगी तो ये एक दूसरे को मीट कर जाएंगी, ये कहने का मतलब है। कहीं ना कहीं ज़रूर छुएंगी। अगर ये 180 है, ये भी 180 है, इसमें तो नहीं है, थ्योरम इतनी ही है बस, ये मैं बता रहा हूँ। अगर इनका जोड़ आप देखो, दो लाइनों का 180 है, इधर भी 180 है,
तो ये पैरेलल लाइनों की का यहाँ से उदय हुआ कि ये लाइनें दोनों तरफ बढ़ाओ तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ये लाइन जो है एल एम, ये अगर दोनों तरफ का जोड़, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, यानी 1 + 2 3 4, ये और ये जोड़ दें 180, और लेफ्ट साइड का भी 180, राइट साइड का भी इंटीरियर 180 होगा। तो ये एल और एम पैरेलल लाइनें होंगी। तो यहाँ से पैरेलल लाइन का भी उदय हुआ है, इसलिए ये थ्योरम जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए। ये आप समझ गए कि ये है क्या। अब यहाँ से आप जो है मात नहीं खा सकते कम से कम, और याद भी हो जाएगी। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन, मैं लिख देता हूँ, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, मैंने भी यही शब्द इस्तेमाल करा कि गिरी, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स make the interior, कहीं स्पेलिंग में गलती हो जाए तो माफ़ करना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, एक तरफ, चाहे राइट हो या लेफ्ट, ये देखना है। ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ इट, टेकन टुगेदर, दोनों को जोड़ लो, मतलब टेकन टुगेदर, सेम साइड का टेकन टुगेदर, लेस देन, दोनों का जोड़, लेस देन 2 right angles, then the two straight line if produced यानी आगे बढ़ाया जाए indefinitely, meet on that side, उस तरफ मीट करेंगी, on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. अब समझ में आ गई होगी आपके बात कि उस तरफ मिलेंगी जहाँ पर, उस साइड में मिलेंगी जहाँ पर 180 से इंटीरियर एंगल का सम कम होगा। अब मैंने तो आगे बराबर भी बता दिया तो वो पैरेलल होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको, मैंने मेहनत भी बहुत करी इसमें, और आपको मैंने कोशिश करी कि सबसे अच्छा समझाऊँ, जो जितने भी आज तक बने हैं इस पर, उन सब से मैं अच्छा जो है इसके ऊपर प्रकाश डालूँ और बताऊँ। तो मैंने अपने तरफ से आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया, और आपको आगाह भी कर दिया कि कहाँ इसकी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आगे जब हम, अभी तो हम 5th इसी चैप्टर पे हैं, आगे के हमने नहीं किए हैं। मैंने 4 तक के सब क्वेश्चन और सब डाल दिए हैं हर, और समझाया है आपको। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इनका सहारा लेके हम थ्योरम को भी प्रूव करेंगे, तब आपको ये आएगा कि हाँ
इसका उपयोग था। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी चीज़ डालूँगा वो उसको आप ध्यान से देखेंगे। और मैंने एक आध चीज़ इसमें बहुत अच्छी है जो आपकी बुक में भी नहीं दी हुई है। हीरोन फार्मूला कहाँ से आया वो भी वीडियो मैंने बनाए, और कुछ और बहुत अच्छे बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मैं और जब आप इसमें मेरा चैनल चल जाएगा तो कमेंट आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल का आदमी हूँ। अब मैं खुद नहीं बताना चाहता, तो जो मेरी आवाज़ पहचान लेगा कि इनको ज़रूरत क्या थी ये वीडियो बनाने की, तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम बच्चों को कुछ खाली टाइम में सिखा ही दूँ। सर्विस भी कर चुका, सब काम कर चुका, बहुत बड़ी पोस्ट पे भी रह चुका, और तो अब मैं अपना टाइम पास करने के लिए आप बच्चों के बीच में हूँ। आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपको और आगे तक की मैथ जो है सब सिखा दूंगा, जो भी है जो पूछेंगे, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।